सो हाय गाइस, मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और हम लोग आज पढ़ने वाले वेव ऑप्टिक्स का अगला लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे किस बारे में। आज हमारा सवालों का टॉपिक था, है ना। लास्ट से लास्ट क्लास में हमने एक बार आप लोगों को स्टार्टिंग से रिवाइज करना है। सबसे पहले आपको इंटेंसिटी, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको पढ़ाया गया था, आपको एक बार उसको रिवाइज करना है कि क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट पे पड़ेगा। डिस्ट्रक्टिव जब एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के कंस्ट्रक्टिव एक ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे पड़े, एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे पड़े। और डिस्ट्रक्टिव क्या है, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे पड़े और दूसरे का क्रस्ट एक पहले के ट्रफ पे पड़े, ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला था, याद है। मैक्सिमम इंटेंसिटी जहां पे ब्राइट फ्रिंज आता था, वहां पे क्या होता था, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल का स्क्वायर। और बेटा मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती थी, मिनिमम इंटेंसिटी हमारे पास होती थी अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, बराबर है। यस, तो ये हमारे पास क्या होता था, ये हमारे पास सवाल होता था। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, in YDSC the interfering waves have amplitude in the ratio of 3:2. Find the ratio of intensity of bright and dark fringes। देखो आंसर, सवाल बहुत सिंपल है, गिवन दे रखा है बेटा। हमें क्या कर रखा है, गिवन दे रखा है in YDSC the interfering waves have amplitude in the ratio। एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है, एम्पलीट्यूड का क्या दे रखा है, रेशियो। यानी मान लो लेट पहले लेट कर लो, लेट ए एंड बी आर दी एम्पलीट्यूड। तो यहां पे बेटा आपको क्या पकड़ा रखा उन्होंने, आपको दे रखा उन्होंने ए एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है, यानी ए एम्पलीट्यूड बी एम्पलीट्यूड। ए बाय बी दे रखा है कितना बेटा, 3/2 दे रखा है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, तो वी नो दैट बेटा इंटेंसिटी, अब हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या होता है बेटा, आई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू में अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। वैसे बेटा अगर आप चाहोगे सवाल को आप कर सकते हो, आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। ये इसका स्क्वायर होता है, इसको बोल दो 1, इसको क्या बोल दो 1। ठीक है ना। अच्छा, इसको भी 1 ना भी बोलो तब भी तुम एक और चीज मैं बता देता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहाँ पे I है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड। हमें क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड। एक बात तो हम सभी को पता है, ये बात तो हम सभी को पता है, इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहां से इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, पता है ना। हाँ, तो यहां से स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आई इज इक्वल टू ए। हाँ है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर रूट I1 की जगह ए लिख देंगे और अंडर रूट I2 की जगह बी लिख देंगे, खत्म। तो यहाँ पे आई मैक्स का एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, अंडर रूट I1 की जगह ए का एम्पलीट्यूड और I2 की जगह क्या आ जाएगा, प्लस बी का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर है, इसको बोल दो 1। ऐसे ही इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंज, इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंज क्या आ जाएगा बेटा, आई मिनिमम इज इक्वल टू में अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। हाँ है ना। तो यहां से ये अगर मैं ए और बी के टर्म्स में लिखूं तो क्या आ जाएगा, आई मिनिमम इज इक्वल टू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको बोल दो 2। हमें रेशियो निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम का, डार्क और ब्राइट का हमें रेशियो निकालना है। तो डिवाइड 1 and 2, डिवाइड 1 and 2, तो आई मैक्स डिवाइड बाय आई मिनिमम। तो ये क्या आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, यस। अब ध्यान से मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करोगे, कर लो। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, आई मैक्स डिवाइड बाय आई मिनिमम इज इक्वल्स टू, देखो
अब ए तो आप ए और बी, ए अपॉन बी की वैल्यू आपको पता है, तो एक काम करो, ऊपर भी और नीचे भी बी से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? बी से डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बी, तो ऐसा हो जाएगा ये a प्लस बी, ए प्लस बी, अरे बहुत आसान तरीका है, डिवाइड बाय बी का स्क्वायर और डिवाइड बाय ए प्लस ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी डिवाइड बाय बी का होल स्क्वायर। अरे बी स्क्वायर, बी से अंदर डिवाइड कर दिया, बी से यहां पे डिवाइड कर दिया, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यही आ जाएगा ना वापस। मैंने वीडियो ऑन भी कर रखी है, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा रेशियो, ये आ जाएगा कट के बेटा a बाय बी प्लस 1, ये a बाय बी आ जाएगा और b अपॉन बी क्या हो जाएगा 1, और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा a बाय बी माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। यस, हमारे को a बाय बी पता है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ द रेशियो, ठीक है। तो अब बेटा हमें पता है ये क्या है, a बाय बी की वैल्यू है 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस, सॉरी प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आप, 2 1 जा 2, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 से 2 का स्क्वायर से 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास 5/1। तो आई मैक्सिमम रेशियो आई मिनिमम क्या आ गया हमारे पास 5:1। तो ये हमारे पास जवाब हो गया। आसान सवाल था। आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू बहुत लंबी कर देते आप यहाँ पे a की वैल्यू निकालते, a को ऐसे रखते, b की वैल्यू मान लो आप यहाँ से a की वैल्यू को क्या कर देते 3b/2 करते, 3b/2 यहाँ पुट करते, बहुत लंबा हो जाता, बहुत लंबा हो जाता। फिर b को कॉमन लेके काटते, इससे अच्छा मैंने सिंपल तरीका बता दिया, b से डिवाइड कर देते और यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो पहले का आंसर हमारे पास ये आ गया। मुझे उम्मीद है आपने पहले निकाल लिया होगा इसको, बराबर है। पहला सवाल। अगला सवाल मैं आपको देने जा रहा हूं, फटाफट नोट कर लो। ओके, तो बेटा यहां पे मैंने 2 सवाल लिखे, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। पहला सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है हाउ वुड द एंगुलर सेपरेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन YDSE चेंज इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज हाफ। कह रहा है एंगुलर सेपरेशन कैसे बदलेगा अगर हम स्लिट और उसके बीच की दूरी को आधा कर दें। तो बेटा ये हमारे पास स्लिट है, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है स्लिट है, और ये हमारे पास स्क्रीन है, ये हमारे पास क्या है स्लिट और ये हमारे पास क्या है स्क्रीन, ये हमारे पास है स्क्रीन, ये हमारे पास स्लिट है और ये हमारे पास क्या है स्क्रीन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस ठीक है, ये हमारे पास स्लिट है, हमारे पास स्क्रीन है। कह रहा है इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है बेटा उसको हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल डी से, और ये जो सेपरेशन होता है दोनों स्लिट का इसको स्मॉल डी से दिखाते हैं। यस यस ठीक। कह रहा है एंगुलर सेपरेशन में क्या चेंज आएगा। अब याद करो परसों जाने से पहले मैंने आपको लास्ट में एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला बता दिया था। मैंने आपको कहा था कि भैया आंसर ऐसा है कि एंगुलर सेपरेशन जो होता है, एंगुलर सेपरेशन जो होता है उसको दिखाते हैं लैम्डा बाय डी से, लैम्डा बाय डी से। तो अगर आप एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला याद हो आपको तो लैम्डा बाय डी होता है, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है बेटा, लैम्डा बाय डी होता है। तो भैया आप कह रहे हो कि अगर आप डी को आधा करते तो मैं कहता कि भाई कुछ चेंज आएगा एंगुलर सेपरेशन पे। तो एंगुलर सेपरेशन डिपेंड ही कर रहा है वेवलेंथ पे लाइट की, और किस पे? स्लिट की दूरी पे। लेकिन वो कह रहा है स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी को आधा किया है। हेयर डी को क्या कर दिया d/2, डी को क्या कर दिया d/2, बट एंगुलर सेपरेशन is independent on angular separation is independent on D. Hence, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, हाउ वुड द एंगुलर सेपरेशन। तो एंगुलर सेपरेशन पे अगर हम D को आधा भी कर दें तो उस पे एंगुलर सेपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एंगुलर सेपरेशन जो है वो कैपिटल D पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है बच्चा, कैपिटल D पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। बट एंगुलर सेपरेशन इंडिपेंडेंट ऑन D, hence there will be no change in it,
बराबर है। अगर आप डी को आधा भी कर दोगे तब भी एंगुलर सेपरेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला है लैम्डा बाई डी, जो कि कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एक अगला सवाल बेटा हमारे पास ये, कोशिश करो, आप ट्राई करो, एक बार आपसे हो जाना चाहिए, वैसे हो जाए क्या पता यार, है ना। एक बार ट्राई करो इस सवाल को। 5 4 3 2 1 सब ठीक है? यस, मैं करता हूं इसको आंसर। हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस, फ्रिंज विड्थ याद है? फ्रिंज विड्थ, दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। इसको हम लोग बीटा से दिखाते हैं और इसका सेपरेशन क्या होता है? लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा डी बाई डी, दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा डी बाई डी होता है, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा डी बाई डी होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो कह रहा है हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस चेंज व्हेन द होल apparatus ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। ठीक है, कह रहा है कैसे उसका फ्रिंज विड्थ बदलेगी अगर उसे एक मीडियम में डाल दिया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? 1.33। ठीक है, हियर वी नो दैट जो फ्रिंज विड्थ होता है, जिसको हम किससे दिखाते हैं? बीटा से। लैम्डा डी बाई डी होता है, लैम्डा डी बाई डी होता है, लैम्डा डी बाई क्या होता है? डी। ठीक है तो पहले लेट सपोज लेट बीटा 1 बी दी फ्रिंज विड्थ इनिशियली। मान लेते हैं बीटा 1 क्या है? फ्रिंज विड्थ है इनिशियली। कहां पे? इनिशियली। अब देखो बेटा मेरी बात को ध्यान सुनना, ये स्क्रीन है, ये क्या है? स्क्रीन। ये क्या है? स्लिट। ये क्या है? स्लिट। स्क्रीन स्लिट के बीच की दूरी है कैपिटल डी और इन दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल डी, है ना? ठीक है, क्या किसी चीज में चेंज किया है? नहीं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, तो इनिशियली B1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मान लेते हैं डी डी है और क्या? स्मॉल डी है, तो ये आ गया लैम्डा। मान लेते हैं इस मीडियम में जो वेवलेंथ थी लाइट की वो क्या थी? लैम्डा 1 डी बाई डी, इसको बोल दो 1। अब जिस लिक्विड मीडियम में डाला है, लिक्विड में डाला है ना, कैप्टन रिफ्रैक्ट ने लिक्विड कुछ नहीं बोला उसने, एक मीडियम में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ध्यान से मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या हो जाएगा यहां पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है, 1.33। B2 be the fringe width in another medium of refractive index 1.33। अब मान लेते हैं B2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी जो B2 है वो क्या है? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33। सेम एपरेटस मान लो पहले एयर में था, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 वाटर का होता है, मैं पहले बताता हूं, पता भी होगा आप लोगों को। ये पहले एयर में रखा हुआ था, अब सेम इसको उठाया पानी में डाल दिया, तो बेटा जब पानी में डाला होगा, ये रही स्क्रीन, ये रही हमारी स्लिट, क्या इन दोनों के बीच की दूरी बदली? क्या डी बदला? नहीं, उसने कुछ बोला ही नहीं। क्या कैपिटल डी बदला? नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, चाहे वो एयर में था चाहे वो वाटर में चला गया, इमर्ज, चाहे उसको इमर्ज कर दिया, तुम लोगों ने क्या कर दिया? इमर्ज कर दिया। मेरा राजा बच्चा क्या कर दिया आप लोगों ने? इमर्ज कर दिया। चाहे आप लोगों ने उसको इमर्ज कर दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी इमर्ज कर दिया आपने उसको लिक्विड में, आपने उसको इमर्ज कर दिया लिक्विड में, डी और डी तो सेम ही रहेगा, यानी बीटा 2 क्या हो जाएगा? लैम्डा 2 डी बाई डी। लेकिन वेवलेंथ तो बदल जाएगी वाटर के अंदर, वेवलेंथ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी भैया। तो लैम्डा बदला तभी बी बदला, डी और डी में तो कोई बदलाव नहीं आया, इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 2। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं डिवाइड 1 and 2, डिवाइड 1 and 2।
अगर 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, बीटा 1 बाय बीटा 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 डी बाय डी और डिवाइड में लैम्डा 2 डी बाय डी। ये हो जाएगा डी बाय डी से डी बाय डी कैंसिल, क्या बच गया, बीटा 1 बाय बीटा 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप एक बात जानते हो, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 ये हमारे पास आया, ठीक है, ये आया। अब आपको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना एक फॉर्मूला बताता हूं। देखो क्या मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लैम्डा के टर्म्स में कोई फॉर्मूला बताया है? पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं है। आओ मैं दोबारा बताता हूं। देखो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ना ये फॉर्मूले होते हैं, आपको ऑलरेडी पता होंगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। पहला फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इन 1 अपॉन वेलोसिटी इन 2। एक तो फॉर्मूला ये होता है। एक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन आई बाय साइन आर। एक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जो पहले है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले, जो बाद में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में। एक तो ये फॉर्मूले हो गए ना, अरे एक तो ये हो गया μ2 बाय μ1 एक हो गया साइन आई बाय साइन आर, एक क्या हो गया, एक हो गया हमारे पास v1 बाय v2। ये तो वेलोसिटी के टर्म्स में हो गया। ये तीनों आपको पता है ना, हाँ वीडियो चल भी रही है मूर्खों, हाँ ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं एक और फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इस वेलोसिटी को खोल दूं, क्या हम सभी जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम कह रहा हूं, c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है, लैम्डा के टर्म्स में भी c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। देखो c क्या है, स्पीड को मैं v बोल सकता हूं, म्यू तो म्यू है, लैम्डा लैम्डा है भाई। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर आपका कोई एक सोर्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, चाहे पानी में हो, चाहे एयर में हो, चाहे कहीं भी हो। वो लाइट एयर में ट्रेवल करे, नाली में ट्रेवल करे, कहीं भी ट्रेवल करे, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, किस सोर्स से आ रही है। पर जो स्पीड और जो वेवलेंथ है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम में लाइट जा रही है। अगर ग्लास में जाएगी तो उसकी स्पीड बदलेगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो इसको बदलना ही पड़ेगा, है ना, तो लैम्डा बदलता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है, तो यहाँ v1 इज इक्वल टू म्यू लैम्डा 1 आ जाएगा। अरे v1 की जगह क्या लिख दूंगा, म्यू लैम्डा 1। v1 की जगह, अरे बबुआ v1 की जगह क्या लिख दूंगा, म्यू लैम्डा 1, और v2 की जगह क्या लिख दूंगा, म्यू लैम्डा 2। तो बेटा अगर दोनों को डिवाइड कर दूं तो म्यू से म्यू कैंसिल, यानी v1 अपॉन v2 किसके बराबर है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के। असल में ये सारे फॉर्मूले होते हैं किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले होते हैं ये सारे के सारे। तो ये क्या हो गया, v1 अपॉन v2 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। इसको दिमाग में रख लेना, मैं मिटा नहीं रहा हूं इसको, है ना। तो बेटा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 को भी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकता हूं। तो यहाँ पे क्या आ गया, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू, मैं इसको मैं बोल दूंगा μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और μ2 क्या है, वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33। तो ये क्या आ जाएगा, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1.33। हमें b2 निकालना है, हमें यही तो निकालना था ना, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ चेंज। हाँ, तो फ्रिंज विड्थ कैसे बदलेगी, तो यहां से बीटा 2 क्या आ जाएगा बेटा, ये इधर ये नीचे, तो बीटा 1 डिवाइड बाय 1.33। तो जो नया फ्रिंज विड्थ होगा वो पुराने वाले के 1.33 टाइम्स कम हो जाएगा, पुराने वाले के 1.33 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इसका आंसर था। ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है, ये भी प्रीवियस है, सवाल में कोई दम नहीं था, यकीन करो। बीटा 1 आपने फ्रिंज विड्थ निकाल ली पहले कि आपको पता है लैम्डा 1, दूसरे मीडियम में लैम्डा बदल जाएगा, डिवाइड कर दिया, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखना वेलोसिटी जैसा होता है वैसे ही लैम्डा का भी होता है, बराबर है। और म्यू2 रख दिया, हाँ म्यू2 क्या था, म्यू2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, पहला एयर ही था, तो उसमें क्या आ गया 1.33। बीटा 2 निकालना था, बीटा 2 क्या हो गया, बीटा 1 अपॉन में 1.33। अगर मैं तुम्हें एक नोट दूं, इसको नोट को याद रखना, इसको बाद में लिख देना कहीं पे, नोट हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, जो बीटा 2 होगा वो हमेशा बीटा 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा डिवाइड में, ये आएगा हमेशा।
बीटा टू हमेशा बीटा वन डिवाइड बाय, इसको आप आंख बंद करके भी कर सकते थे कि नया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, नया फ्रिंज विड्थ क्या होगी, यानी फ्रिंज विड्थ अब घट जाएगी 1.33 टाइम्स ना, घट जाएगी, हाँ है ना। तो नई फ्रिंज विड्थ कभी निकालें तो पुरानी वाली से उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नए वाले का डिवाइड कर दो, नए वाले का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बराबर है। नोट कर लो, अगले सवाल कर रहे हैं बेटा। एक हमारे पास ये सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। एक बार क्या करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, सवाल तुमसे आराम से बन जाएगा, बराबर है। यस यस, देखो अ लेजर लाइट of wavelength 630 nanometer incident on a pair of slit produces an interference pattern in which a bright fringe are separated by इतना, ठीक है। कह रहा है दो ब्राइट फ्रिंज इतना सेपरेटेड है। अगर मैं तुम्हें बोलूं आंसर गिवन दे रखा है, आपको गिवन दे रखा है बेटे। अब कह रहा है अ लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर, यानी आपको लैम्डा वन दे रखा है 630 नैनोमीटर। नैनोमीटर को कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 630 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 7.2, कह रहा है सेपरेटेड बाय 7.2 नैनोमीटर, ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय इंटरफेरेंस सेपरेटेड बाय, नैनोमीटर नहीं आएगा, यहां मिलीमीटर आएगा बेटा, मिलीमीटर आएगा यहां पे, है ना। 7.2 मिलीमीटर आएगा, ठीक है। तो कह रहा है 7.2, कह रहा है बीटा वन दे रखा है आपको 7.2 मिलीमीटर। अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अनदर सोर्स, कह रहा है देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक स्लिट थी हमारे पास, एक स्क्रीन है ये, और ये हमारे पास एक स्लिट है, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे एक सोर्स है लाइट का, जिससे लाइट आ रही है, और जो यहाँ पे क्या है, फ्रिंजेस बन रहे हैं, ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं, ये ब्राइट फ्रिंजेस है, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। तो कह रहा है जब लाइट के सोर्स की जो वेवलेंथ थी वो 630 थी, तो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी इतनी थी, बराबर है। और कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अनदर सोर्स, कह रहा है एक दूसरा सोर्स हमने यहां पे रखा, उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करो। आपको निकालना है लैम्डा टू, आपको क्या निकालना है, लैम्डा टू आपको निकालना है। इंटरफेरेंस फ्रिंज सेपरेटेड बाय इतना, कह रहा है अगर बीटा टू जो है वो 8.1 मिलीमीटर है, यानी 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। कह रहा है अगर उस दूसरे वाले सोर्स की वेवलेंथ निकालो जिसका बीटा टू कितना आ रहा है, जिसका मतलब दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी कितनी आ रही है, इतनी। सवाल समझ गए, एक सोर्स से ब्राइट फ्रिंजेस की दूरी इतनी थी, दूसरे वाले से बताओ कितनी दूरी होगी, सॉरी दूसरे वाले की दूरी दे रखी है, बताओ वेवलेंथ क्या होगी। तो बेटा वी नो दैट, सवाल बहुत हलवा है, मुझे लगता नहीं कि मुझे कराने की भी जरूरत है। वी नो दैट बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं किया गया है फॉर सोर्स वन, तो बीटा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा वन डी बाई डी, इसको बोल दो वन। फॉर सोर्स टू बीटा टू इज इक्वल टू में लैम्डा टू डी बाई डी, इसको बोल दो टू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना, यस। तो ये हो गया वन और ये हो गया टू। अब डिवाइड वन एंड टू, डिवाइड वन एंड टू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बीटा वन डिवाइड बाय बीटा टू इज इक्वल टू, ये इससे डिवाइड करोगे क्योंकि हमें ये निकालना है, खत्म कर दो बात। क्या हो जाएगा, लैम्डा वन डी बाई डी डिवाइड बाय लैम्डा टू डी बाई डी, इससे ये कैंसिल, तो बीटा वन बाय बीटा टू इज इक्वल टू लैम्डा वन बाय लैम्डा टू। क्लियर है। अब हमें लैम्डा टू निकालना है, तो लैम्डा टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा वन इंटू बीटा टू डिवाइड बाय बीटा वन। क्लियर है बेटा। तो लैम्डा टू क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास लैम्डा वन कितना है, 630 इंटू 10 की पावर माइनस 9, कन्वर्ट नहीं भी करते तब भी आ जाता, डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, 10 की पावर माइनस 9 इंटू में बीटा टू कितना है, बीटा टू है हमारे पास 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन में बीटा वन कितना है हमारे पास, बीटा वन है 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इससे ये कैंसिल, ये इससे जाएगा 1 पॉइंट समथिंग पे, निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना, कर लोगे या मैं करूं, 7 पॉइंट इससे जाएगा एक पे, कितना बचेगा 8 और एक 9, 0.9 पॉइंट हटेगा तो 9 हो जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग, फिर 1 पे जाएगा, फिर जाएगा 1 पे,
तो ये बचेगा कितना, 18 18 18 18 बचेगा, 18 बचेगा, 1.8 बचेगा, अरे 1.8 बचेगा, 18 हो जाएगा, 17 दूनी 14, 2 पे चला जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1.12, तो लैम्डा 2 हमारे पास क्या आ गया, 630 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 1.12, मल्टीप्लाई करा लो 63, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 एक कैरी, 6 एकम 6 और 1 7 और 6 एकम 6, 6 5 10 0 एक कैरी 7, ये आ गया हमारे पास लैम्डा 2 7056 7056 और पॉइंट कितने के बाद है भैया, एक जीरो भी आएगा क्योंकि एक जीरो ये भी है, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लग गया इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा 2। आसान था, बहुत सिंपल सवाल था, वैल्यू बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। क्लियर है। एक अगला सवाल और मैं करा रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट कर लो। अब बेटा सवाल से पहले ना एक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, देखो है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटेंसिटी को लेकर मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, देखो बहुत ध्यान सुनना है ना। अगर मैं आपको एक नोट समझाना चाहूं, अगर मैं आपको समझाना चाहूं इंटेंसिटी के ऊपर, इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस, हालांकि ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पर फिर भी थोड़ा सा इसका सार देख लेते हैं। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप सभी को पता है, ये सारे फॉर्मूले आप सभी ने देखे हैं कि मान लो एक वेव की इक्वेशन है, एक वेव है, यहां से एक लाइट सोर्स है, सोर्स 1 S1, एक सोर्स है S2, तो यहां से ये लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है ना, इस बिंदु पे P बिंदु पे आ रही है। तो अगर ये P बिंदु पे आ रही है, तो क्या होगा बेटा, P बिंदु पे आ रही है तो क्या होगा, P बिंदु पे अगर ये लाइट आ रही है, एक सेकंड, अगर ये लाइट P बिंदु पे आ रही है तो क्या होगा बेटा, अगर ये लाइट P बिंदु पे आ रही है, इंटेंसिटी इसकी ऐसे सोर्स S1 और S2 है, P बिंदु पे आ रही है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको पता है इसका एम्पलीट्यूड A है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, B है, और आपको पता है जो रिजल्टेंट वेव है, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकल के आता है, सभी को पता है। वैसे इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos phi। ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है, यस। जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, ये हो गया एक पहली बात जो आपको पता थी। दूसरी बात, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल के आता है वो आता है √में A1 या √में A प्लस B का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos phi। ये हमारे पास रिजल्टेंट होता है, ये हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट। ये दूसरा फॉर्मूला आपको रिजल्टेंट का भी याद है, यस, ये आपको याद है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि किसी केस में, यहां से भी अब आप दो केस बनाते हैं, आप ये देखते हैं कि I अगर मैक्सिमम है तो cos phi की वैल्यू, इसकी मिनिमम है तो cos phi की वैल्यू। एक स्पेशल केस होता है थर्ड, व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स इज सेम। ये तीसरा केस कभी कभी बोल देता है वो, जब दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, तो बहुत ध्यान सुनना, यानी A बराबर है किसके, B के, A बराबर है B के, किसके, B के, हाँ है ना, A बराबर है किसके, B के, ठीक है, A B के बराबर है, एम्पलीट्यूड सेम है। अगर एम्पलीट्यूड सेम हुआ बेटा, तो अच्छा मैं यहां से कंक्लूजन भी निकाल सकता हूं, वैसे अगर मैं चाहूं तो मैं यहां से कंक्लूजन भी निकाल सकता हूं, मैं यहां से इंटेंसिटी का फॉर्मूला एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी लिख सकता हूं। कैसे, मैं बताता हूं तुम्हें, देखो इसको मैं कराता हूं आगे, पहले एक और चीज सुन लो, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, और हम लोग क्या जानते हैं बेटा, इसका स्क्वायर जानते हो ना आप, ऐसा इसका स्क्वायर करके ये हो जाता है, पता नहीं ये बात, तो ठीक है, ध्यान से आपको ये बात पता है कि I जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इसको थर्ड बोल रहे हैं, फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से R स्क्वायर, यानी R क्या है, रिजल्टेंट के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर I के बराबर होगा, तो ये आ गया I, सॉरी। अब मैं भी स्क्वायर कुछ नहीं कर रहा, तो ये A स्क्वायर
ये बी स्क्वायर, ये 2ab cos फाइव, ठीक है। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। कभी कभी वो क्या करता है, वो क्या करता है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम कर देगा। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव इज सेम, अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, यानी a बराबर है b के, तो i क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b भी क्या है, a स्क्वायर प्लस 2, a भी क्या है a, और b भी क्या है b, सॉरी a, यानी a और b दोनों बराबर है, यानी इस वाले का जो एम्पलीट्यूड इस वाले का एम्पलीट्यूड अगर सेम है, तो a स्क्वायर और यहां पे क्या आ जाएगा cos फाइव, ठीक है। अब a स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, i इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस ये भी 2a स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा cos फाइव, कोई डाउट नहीं। अब 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां से i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस में cos फाइव, कोई डाउट नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, क्या होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा देखो ऐसा है ना, ये फॉर्मूला अब मैथ्स में 11th 12th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में मैथ्स वालों को पढ़ाया जाता है। ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं उसी प्रकार से cos 2 थीटा का एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक भैया, आप करना क्या चाह रहे हो, मैं इसको ना रिप्लेस करना चाह रहा हूं, मैं इसको क्या करना चाह रहा हूं, रिप्लेस। ध्यान से सुनना बेटा, देखो यहां से ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से प्रीवियस ईयर में सवाल आ रखा है। प्रीवियस ईयर में क्या रखा है सवाल, वो कभी कभी पता क्या कहता है, सेम आपने जो डेरिवेशन यहां तक करी है वो कभी कभी कह देगा कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो आपको डेरिवेशन को आगे तक ले जाना पड़ेगा। ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। क्लियर है? अब देखो वीडियो ऑन कर रखा है ना मैंने, यस। देखो हमारे पास क्या है, 2a स्क्वायर ये। अब हम लोग एक बात जानते हैं, ध्यान से सुनना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 माइनस कह रहा हूं सॉरी, cos थीटा का होता है cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। पर एक सेकेंड ध्यान से, यहां तो 1 प्लस कॉस थीटा है, तो लेकिन यहां तो कॉस स्क्वायर, तो भैया क्या करना चाह रहे हो, यहां तो कॉस थीटा है ही नहीं कहीं पे, है ना, यहां तो 1 प्लस कॉस थीटा है। भैया मैं करना क्या चाह रहा हूं, ध्यान सुनना, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। यहां cos 2 थीटा को मैं असल में इस 1 को हटाना चाहते हैं, हम किसको हटाना चाहते हैं, 1 को। किसको हटाना चाहते हैं, 1 को। लेकिन यहां तो फाई है, फाई मतलब थीटा, यहां पे 2 थीटा है, यहां पे क्या है 2 थीटा। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, cos, अगर मैं इसका एंगल आधा करूंगा तो इसका एंगल भी आधा हो जाएगा, अगर मैं इसका एंगल आधा करूंगा तो इसका एंगल भी आधा हो जाएगा। अब पता नहीं ये बात आपने कभी पढ़ी है, अगर ये cos 2 थीटा से cos थीटा हो गया तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अगर यहां का एंगल आधा हुआ है तो इसका भी, इसका 2 थीटा था तो इसका थीटा था, इसका थीटा हो जाएगा तो इसका थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये समस्या है ना यार, समस्या क्या है ना, मैं तो ये कहता हूं कि भैया कुछ थोड़ी बहुत मैथ तो पढ़ानी चाहिए यार किसी को। जब तुम फिजिक्स पढ़ा रहे हो तो मैथ्स के साथ मैथ भी यार आनी चाहिए ना, मतलब सब्जेक्ट ऐड ही कर दो साला, शुरुआत में ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा बहुत। cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हैं, ये थीटा आधा होगा तो ये थीटा भी क्या होगा, आधा। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने क्या। अब नाउ तो मैं यहाँ पे cos थीटा, तो यहाँ पे cos फाई है, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ। आप चाहो तो 1 को घुमा के इधर ले आओ तो पूरे की जगह आप पुट कर दो, लेकिन आप चाहो तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप ऐसे कर लो, cos थीटा, इधर 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, अरे हाँ या ना, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos फाई की जगह क्या आ जाएगा,
2 cos स्क्वायर 5/2, 2 cos स्क्वायर 5/2, तो ये क्या आ जाएगा, इसको बोल दो, बोलना क्या है हेयर या नाउ। अब मैं 2a स्क्वायर, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस 5 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर 5/2, यहाँ 5 है ना तो वहां 5 लिखा जाएगा, थीटा थोड़ी है यहाँ पे, तो आ जाएगा 5/2। 2 से 2 काट मत देना गधो, ये एंगल है, अरे ये एंगल का है, काट ना देना, कान पट्टी में मारूंगा एक रहता, तो 2 दूनी 4, तो आई पता है क्या आ गया 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। पिछले पता नहीं 2 या 3 साल पहले का सवाल है ये, वो पता है क्या कह रहा है, एक आपको इक्वेशन दे देगा और आपको पता है क्या कहेगा, आपको मैंने इंटेंसिटी का ये प्रूफ करवा रखा है यहां तक का, है ना, और फिर आपको यहीं तक करना है उसमें, और उसके बाद आपको पता है क्या कह रहा है वो, सवाल में कह रहा है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये प्रूफ करके दिखाओ, इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये प्रूफ करके दिखाओ, तो आप यहां तक तो प्रूफ कर दोगे, यहां तक भी प्रूफ कर दोगे आप, करा क्या कुछ थोड़ी किया, आर स्क्वायर को आई मान लिया, लेकिन इसके आगे आप कैसे करोगे, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला वो कह रहा है एम्पलीट्यूड सेम है, तो अगर एम्पलीट्यूड सेम बोल देगा ना वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का एम्पलीट्यूड रखा, ये मल्टीप्लाई किया, उसने सवाल में ये बोला है कि i इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 प्रूफ करके दिखाओ यदि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। ये पिछले 2 साल पहले का सवाल है, 2-3 पता नहीं कितने 4 साल पहले का, पता नहीं मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा, बराबर है, हाँ है ना, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भैया याद रखना, यहां तक आपको प्रूफ करना है नॉर्मल, जो मैंने आपको प्रूफ करवा रखा है, यहां तक की डेरिवेशन मैंने करवा रखी है, इससे आगे मैंने आपको बता दिया है कि अगर कभी आपको ऐसा बोले कि इंटेंसिटी सेम है तो बेटा 4a स्क्वायर, ये कैसे करना है, ये फॉर्मूला होता है, बराबर है 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। अब इस केस में भी 2 केस बनते हैं, यहाँ पे एक बनता है मैक्सिमम का, एक बनता है मिनिमम का, एक बनता है मैक्सिमम का केस, एक बनता है मिनिमम का केस। मैक्सिमम इंटेंसिटी इस केस में कब आएगी, अब इसको उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ कंफ्यूज मत करना, पहली बता रहा हूं, इसको उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ कंफ्यूज मत करना, वो अलग था, उसमें एम्पलीट्यूड सेम नहीं था, इसमें एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक। आओ देखते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी, और यहां पे क्या है मिनिमम इंटेंसिटी। अब देखो, अगर आपको आई मैक्सिमम चाहिए, अगर आपको आई क्या चाहिए मैक्सिमम, आपको आई चाहिए आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम आपको तभी मिलेगा जब cos 5 मैक्सिमम होगा, जब आई मैक्सिमम तभी मिलेगा आपको जब आपका क्या होगा cos 5 क्या होगा मैक्सिमम, cos 5 आपका मैक्सिमम तभी होगा जब भैया cos 5 मैक्सिमम कितना होता है 1, और cos की वैल्यू 1 कहां होती है 90 डिग्री की 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे, हाँ है ना, ठीक है। हालांकि स्क्वायर भी है तो आप पाई भी बोल सकते हो, cos 180 -1 होता है, -1 होगा, -1 होगा तो क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। जाओ देखते हैं, cos की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अगर cos स्क्वायर मतलब जो भी है ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, अगर ये वैल्यू पूरी 1 हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो आई मैक्सिमम कितना आ जाएगा, आई मैक्सिमम आ जाएगा 4a का स्क्वायर, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो गई 4a का स्क्वायर, क्लियर है। ये पूरी वैल्यू 1 हो गई ना cos की, अरे हाँ या ना, तो cos की पूरी वैल्यू क्या हो गई 1, तो आई मैक्सिमम क्या आ गया 4a स्क्वायर, और ये कब आया जब दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है सेम है। अब यहां से मिनिमम इंटेंसिटी आई, अगर आपको क्या चाहिए आई मिनिमम, तो यहां पे cos 5 क्या आना चाहिए, अब cos 5 -1 मत बोलना क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लग के क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो आपको 0 लाना पड़ेगा, तो cos 5 कितना होना चाहिए मिनिमम, और मिनिमम क्या निकल के आएगा 0। भैया आपने उस वाले इंटेंसिटी में तो -1 बोला था cos की मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे आप cos की मिनिमम वैल्यू 0 क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 0 रख, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, वो -1 का स्क्वायर करके प्लस कर देगा उसे, तो हमें cos की मिनिमम वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 0, और आई मिनिमम क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर इंटू में 0, तो आई मिनिमम क्या हो जाएगा 0। तो अगर 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 मिनिमम इंटेंसिटी यानी यहां पे क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये क्या है यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिख देना। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर आपके पास ऐसा सवाल आता है जिसमें आपको क्या बोल रहा है वो
इंटेंसिटी का फॉर्मूला प्रूव करने को कह रहा है, कहां पे 4a² cos स्क्वायर 5/2। आपको यहां तक प्रूव करना है। अब इसके बाद बेटा एक सेकंड के लिए वीडियो को रोकना है, आपको पहले इंटेंसिटी के टॉपिक पे जाना है और जो इंटेंसिटी की डेरिवेशन है उसको करके देखना है। उसको करके देखो, यहां तक लाके देखो और फिर ये वाला केस बोलना कि अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। एक बार प्लीज रफ में खोल, इंटेंसिटी का वो पूरा टॉपिक कर और यहां से फिर उसको दोबारा ड्राइव कर यहां तक। क्लियर है? हाँ या ना? और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 4a², मिनिमम कितना हो जाएगा 0। कोई डाउट? नहीं नहीं। अब मैं आपको इंटेंसिटी का ग्राफ पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से नोट कर लो इसको, शाबाश। अब बेटा हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है, एक इंटरफेरेंस का ही एक लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा अगली क्लास से क्या होगा, डिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा। बराबर है? यस। देखो, ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस। आप सभी को पता है कि पाथ डिफरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सबको पता होगा आपको ये कि अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, पहला अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होता है बेटे, देखो ऐसा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव होता है और एक क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। अब आपको पता होगा जो पाथ डिफरेंस होता है एक्स कंस्ट्रक्टिव का, सबसे पहले सेंटर पे बनता है 0 पे। कहां पे? 0 पे। फिर लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा पे एंड सो ऑन। यहां पे ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, सारी की सारी क्या बनती है, ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस से मेरा कहने का मतलब क्या, मैक्सिमम इंटेंसिटी। हाँ या ना? यस। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, आपको याद होगा भाई ये सारा। सेकंड, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां बनता है बेटा, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, वाईडीएससी याद है ना, एक्स कितना होना चाहिए, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 एंड सो ऑन। हाँ है ना? और यहां सारा क्या बनेगा बेटा, डार्क फ्रिंज। क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज। और यहां पे क्या आएगी, मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब आपको अगर ग्राफ बनाना है इंटेंसिटी का इंटरफेरेंस के लिए, तो उसका ग्राफ कैसा जाता है, ऐसा। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसे मान लो 0। अब 0 पे क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमम इंटेंसिटी। इधर मैं बोल रहा हूं पाथ डिफरेंस x, इधर भी और इधर भी। और इधर मैं बोल रहा हूं, ये मैंने मान लिया जैसे वो होता है ना ऐसा, स्क्रीन ऐसी होती है, एक तो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा 0 पे, और उससे ऊपर हो गया मान लो इधर, उससे नीचे हो गया मान लो इधर। अरे ऐसे करके बनता है ना वो वाईडीएससी का, सेंट्रल मैक्सिमा उससे ऊपर वाला इधर मान लो, उससे नीचे इधर मान लो, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये 0 पे क्या बनेगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम, ठीक है। 0 के बाद क्या आता है, लैम्डा, यहां पे आएगा 2 लैम्डा, यहां पे आएगा कहीं ना कहीं 3 लैम्डा, इधर भी वही रहेगा, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। अब आप सभी जानते हैं 0 और लैम्डा के बीच में कहीं ना कहीं λ/2 होगा, लैम्डा 2 लैम्डा के बीच में 3 λ/2 होगा, 2 लैम्डा 3 लैम्डा के बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, हाँ 5 λ/2 होगा ना, 5 λ/2। अरे 5/2 क्या होता है, 2.5 होगा, 2 और 3 के बीच में 2.5 तो होगा, इसके बीच में क्या होगा, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। क्लियर है? यस। अब देखो आपकी ब्राइट फ्रिंज 0 पे है, लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा पे, तो 0 का है आपका, ये रहा ब्राइट फ्रिंज है, लैम्डा ये रहा, यहां पे भी ब्राइट फ्रिंज है, और 2 लैम्डा पे भी क्या है, ब्राइट फ्रिंज है, 3 लैम्डा पे भी क्या है, ब्राइट फ्रिंज है। ज्यादा ऊपर चला गया ना ये, तो यहां पे लैम्डा पे भी ब्राइट फ्रिंज है, 2 लैम्डा पे भी ब्राइट फ्रिंज है, 3 लैम्डा पे भी ब्राइट फ्रिंज है।
अब 5 लैम्डा बाई 2 पे डार्क फ्रिंज है तो ये डार्क है, और यहां पे भी डार्क है, 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 डार्क फ्रिंज है। अब इनको जोड़ दो, हमारे पास क्या है, इस पे मैक्सिमम, इस पे मिनिमम, इस पे मैक्सिमम, इस पे मिनिमम। अच्छा ये पास हो गया, काफी क्लोज हो गया ना ये। ओहो, ओहो, समझ जाओगे ना तुम सही बना देना ना। यहां आ गया। अब इस पे क्या है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यानी ऊपर जाना है हमें, ऊपर जाना, ऊपर जाना, चले गए। अब इस पे क्या है, मिनिमम, तो 0 पे आ गए। मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, देखो 2 लैम्डा पे मैक्सिमम है, 2 लैम्डा पे मैक्सिमम है, लैम्डा पे 3 लैम्डा पे, देखो मैक्सिमम, अगले वाले पे मिनिमम पे आना है तो मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसा। समझ में आया? तो इसका इंटेंसिटी का ग्राफ ऐसा जाता है, हर एक मैक्सिमा पे क्या होता है, सेम इंटेंसिटी होती है, और मिनिमा पे भी बिल्कुल सेम इंटेंसिटी होती है, बराबर है। अगला टॉपिक है डिफ्रैक्शन, जो कि इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, हाँ है ना, वहां पे इंटेंसिटी घटेगी, देखेंगे अभी आगे। तो मैं कहना चाह रहा हूं ये हमारा था इंटरफेरेंस। मैंने आपको बता दिया इंटरफेरेंस क्या है वेव ऑप्टिक्स में, मैंने वाईडीएससी पूरा आपको बताया, सवाल बता दिए कि इंटेंसिटी के सवाल कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या चीजें हैं, बराबर है। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे निकाला जाता है, डिस्ट्रक्टिव कैसे निकाला जाता है, बराबर है। आपका कोई होमवर्क नहीं है, आप अपना टेस्ट की प्रिपरेशन करो। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में अभी थोड़ा 1-2 दिन का गैप हो गया, तो वेव ऑप्टिक्स में आप क्या करो, यहां तक एक बार पूरा रिवाइज कर लो, बराबर है। ओके, बाय, टेक केयर, ओके बेटा।